अब देखो, जो छंदों का विभाजन मैंने आपको शुरू में बताया था कि छंद दो प्रकार के हैं, वैदिक छंद और लौकिक छंद। तो वैदिक छंद तो जो है वो आपको फर्स्ट ग्रेड इत्यादि में पढ़ने हैं, तो उनकी क्लास तो आपको फर्स्ट ग्रेड के बैच में ही मिलेगी। यहाँ लौकिक छंद की बात करें तो हम जो लौकिक छंद में पढ़ने वाले हैं उनमें से मात्रिक छंद तो है आपके सिलेबस में एक जो आपको पढ़ना है। तो मात्रिक छंद एक ही है और वो है आपका आर्या। और इसके अलावा जो शेष सभी छंद हैं, चाहे वो इंद्र वज्रा हो, उपेंद्र वज्रा है, इंद्र वज्रा है, उपजाति है, वंशस्थ है, द्रुत विलंबित है, मंदाकांता है, शिखरणी है, श्रद्धरा है, तो ये सारे के सारे छंद जो हैं ये आपके कौन से छंद होंगे? भुजंग प्रियातम इत्यादि सभी के सभी वार्णिक छंद हैं। तो हम जो भी अब छंद पढ़ेंगे उनमें से एक छंद तो हमारा कौन सा रहेगा? मात्रिक, जो कि आर्या है। और इसके अलावा जो शेष सभी छंद हैं वो आपके कौन से रहेंगे? वर्णिक छंद रहेंगे। ये आपको ध्यान रखना है। अब इसी के साथ में ये जो वर्णिक छंद है, इन वर्णिक छंदों की संख्याओं का आपको ज्ञान होना चाहिए। तो देखो, वर्णिक छंदों में अगर नंबर वन, एक नंबर की बात करें, एक नंबर पे हम रख सकते हैं समझने की दृष्टि से इंद्र वज्रा को, या इंद्र वज्रा से पहले हम ले सकते हैं वर्णों की संख्या का क्रम अगर हम ग्रहण करते हैं, एक नंबर पे हम कह सकते हैं कि कौन सा आपका छंद होगा? अनुष्टुप छंद होगा। कौन सा छंद होगा? अनुष्टुप छंद होगा। अनुष्टुप कौन सा छंद होगा? अनुष्टुप छंद होगा। अब अनुष्टुप जो छंद है इसमें वर्णों की संख्या कितनी होती है? 8। और ये 8 कैसे होती है? तो मैं आपको बता दूं, सभी छंदों में हम केवल एक चरण की बात कर रहे हैं। मतलब अनुष्टुप छंद के जो 4 चरण होंगे, प्रत्येक श्लोक के 4 चरण होते हैं, तो सभी श्लोकों के 4 चरण के अनुष्टुप छंद की बात करें तो एक चरण में 8 होंगे। ऐसे ही दूसरे चरण में भी 8, तीसरे में भी 8 और चौथे में भी 8। तो टोटल तो अनुष्टुप छंद में वर्ण कितने होते हैं? 32। लेकिन एक चरण में, एक पाद में, एक भाग में कितने होते हैं? 8। तो यहाँ आपको एक भाग को लेकर के प्रश्न किया जाएगा, और एक भाग को याद करने से आगे वाला तो आपको स्वतः ही याद हो जाएगा, क्योंकि इसको आपको 4 से मल्टीप्लाई कर देना है। जैसे 8 है एक में, तो 4 में कितने होंगे? 8 चौक 32। तो ये बात हो गई। अनुष्टुप में आपको वर्णों की संख्या क्या याद रखनी है? 8। लेकिन इसको भी आपको रटना नहीं है। देखो, आप खुद ही देखो, अनुष्टुप में यहाँ पे शुरू में क्या है? ए, इसी में क्या है? स, इसी में क्या है? ट। मतलब अगर हम गौर करके देखें, अनुष्टुप शब्द के अंदर ही ए भी है, षटकोण वाला स भी है और ट भी है। मतलब ये खुद चीख चीख के ये कह रहा है कि अनुष्टुप छंद में कितने वर्ण होते हैं? 8 वर्ण होते हैं। तो बिल्कुल आपको याद हो जाएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अनुष्टुप छंद में 8 वर्ण होते हैं। सेकंड नंबर पे अगर एक छंद आता है जिसका नाम है इंद्र वज्रा। अब देखो, देवताओं के आधार पर नाम निकाला गया है। इंद्र तो देवता है, वज्र उसका शस्त्र है। तो इंद्र वज्रा। अब इंद्र वज्रा, फिर इसी प्रकार से तीसरे नंबर का जो आपका आता है वो आता है उपेंद्र वज्रा। इंद्र वज्रा, और इंद्र के अभाव में जो कार्य करे उसे कहते हैं उपेंद्र। तो उपेंद्र वज्रा मतलब वज्र का प्रयोग या तो इंद्र करे या उपेंद्र करे, ऐसे इन शब्दों के नामकरण किए गए हैं छंदों के। तो इंद्र वज्रा और उपेंद्र वज्रा, जैसे हम कहते हैं सरपंच उप सरपंच, ठीक इसी प्रकार से आप इन नामों को याद करने का जो है वो प्रयास करें। 4 नंबर में हम कह सकते हैं उपजाति। उपजाति का मतलब है उन्हीं की जाति का, उपजाति। तो अब आपको क्या करना है? इनकी वर्णों की संख्या याद करनी है। तो आपको एक चीज ध्यान में रखना है, रखना नहीं है, केवल जो मैं ट्रिक बता रहा हूं उनको आपको ध्यान में रखना है। देखो, इंद्र क्या है? देवता है। उपेंद्र क्या है? देवता है। और उन्हीं की कोई जाति का है तो वो भी क्या है? देवता है। तो हम क्या स्वीकार कर लेते हैं कि ये तीनों छंदों के नाम नहीं है, ये तीनों देवता हैं। और देवताओं को पैसे कितने चढ़ाए जाते हैं? 11 रुपए। कितने चढ़ाए जाते हैं? 11 रुपए। तो सभी जगह हम क्या कह सकते हैं? 11 वर्ण। तो अगर कोई प्रश्न आ जाए इंद्र वज्रा में कितने वर्ण होते हैं, तो 11 वर्ण होते हैं। कितने वर्ण होते हैं? 11 वर्ण होते हैं। और आपको ये भी ध्यान रखना है, ये 11 वर्ण किसमें होते हैं? केवल एक चरण में होते हैं। ठीक है। तो अगर चरण अगर कितने हैं? 4 चरण हैं आगे, तो 4 चरण हैं, तो सभी में, तीनों में अगर टोटल वर्ण पूछे जाए तो कितने बताने हैं? 44।
लेकिन टोटल ना पूछ करके अगर वो एक चरण का ही पूछें, और यद्यपि एक चरण का ही ज्यादा पूछा जाता है, तो आपको याद रखना है इंद्र वज्रा उपेंद्र वज्रा उपजाति में कितने हैं आपके 11-11 वर्ण होते हैं। फिर इसके बाद में हम संख्याओं की दृष्टि से ही आगे बढ़ते हैं, और आगे जो है हम संख्याओं को लेते हैं, 4 तक हो गए शायद। 5वें नंबर का आपका जो है वो हम छंद रखते हैं, और छंद का नाम है भुजंग प्रयातम। ठीक है। फिर 6ठे नंबर का जो आपका है वो रहेगा द्रुत विलंबित, द्रुत विलंबित। और 7वें नंबर का आपका है वंशस्थ। ठीक है, द्रुत विलंबित, भुजंग प्रयातम और वंशस्थ। तो अब आपको देखो ऐसा याद रखना है कि किसी व्यक्ति को 12 बजे सर्प ने काट लिया। एक ट्रिक है, किसी भी व्यक्ति को 12 बजे, फिक्स 12 बजे दोपहर में क्या हुआ कि किसी सर्प ने काट लिया। अब सर्प का नाम देखो, सर्प को क्या कहते हैं, भुजंग, भुजंग कहते हैं ना। तो भुजंग से आपको याद रखना है, भुजंग ने कब काटा, 12 बजे। तो मतलब भुजंग प्रयातम में 12 वर्ण होते हैं। अब देखो सांप ने काटा तो हम उसको धीरे धीरे तो लेके भगेंगे नहीं, उसको द्रुत गति से लेके भगेंगे। तो मान लो 12 बजे काटा, तो क्या हम उसे 1 बजे लेके जाएंगे या 12 बजे? तो आप कहोगे कि नहीं 12 बजे, तो इसमें भी क्या आ जाएंगे 12। क्यों भाग रहे हैं हम वंश परंपरा को निभाने के लिए, उसका वंश बचाने के लिए, उसको बचाने के लिए। ठीक है, तो वंशस्थ, उसके वंश को बचाने के लिए हम भाग रहे हैं। तो ये जो है वो क्या हो गया 12, इसमें भी क्या आ जाएंगे 12। तो सांप ने काटा, द्रुत गति से लेकर के भागे और वंश को बचाने के लिए भागे, क्योंकि वो इकलौता वारिस था। तो और ये सारे काम कब हुए, 12 बजे। तो आपको याद रख लेना है तीनों में 12। अब हम क्या कह सकते हैं, ये तो हो गई थी ट्रिक। अब समझने वाली बात क्या है, भुजंग प्रयातम के एक चरण में कितने वर्ण होते हैं, 12। द्रुत विलंबित में भी कितने होते हैं, 12। वंशस्थ में भी कितने होते हैं, 12। ये तो बात हो गई सभी की। और अगर इनके देखा जाए तो इनके टोटल वर्ण कितने होते हैं, तो 12 को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या कह सकते हैं, 48। इसमें भी कितने होंगे, 48। इसमें भी कितने होंगे, 48। मतलब एक चरण में पूछे तब तो 12, और चारों चरणों का पूछे तब बताना है टोटल कितने होते हैं, 48 वर्ण होते हैं। और आपको यद्यपि एक चरण का ही आपको विशेष याद रखना है, एक को फिर आप 4 से मल्टीप्लाई कर सकते हो, कहीं कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। अब इसके बाद में देखो फिर एक छंद आता है, यहाँ संख्या हो गई है 7 तक। अब 8वें नंबर पे चलते हैं। 8वें नंबर पे आपकी जो संख्या आएगी वो आएगी वसंत तिलका। वसंत तिलका, देखो तिलक क्या लिखा हुआ है, तिलक। तो तिलक से आपको याद रखना है कि अगर कोई व्यक्ति तिलक लगाता है तो उसको जो आपके भुवन हैं, तो कहने में शास्त्रों में ये कहा गया है कि 7 दुनियाएं तो हमारी पृथ्वी से ऊपर हैं और 7 ही दुनियाएं नीचे हैं, जिसमें से ऊपर जो 7 हैं उनमें से 6 तो ऊपर हैं, और पहले नंबर वाला जो है वो हम खुद हैं। जैसे हमें क्या कहा गया है, भूलोक। तो भूलोक के ऊपर क्या है, भूवलोक। तो भू, भुव, स्वह, मह, जन, तप और सत्य। ऐसे ही अतल, वितल, सुतल, रसातल, तलातल और पाताल। तो हम जहां हैं इसको तो कहते हैं भूलोक, और इसके ऊपर भी 6 दुनियाएं हैं। तो 7 तो ये हो गए इसको मिला करके, और 7 ही हमारे नीचे हैं। तो टोटल कितने संसार हो गए, कितने हो गए, 14। तो हम ये कह सकते हैं कि अगर कोई तिलक लगाता है तो उसको 14 जगहों पे, 14 भुवनों में कहीं भी वो चला जाए उसे सम्मान मिलेगा। जैसे मान लो भगवान नारद जी हैं, नारद जी अगर कहीं पे भी चले जाते हैं तो नारद जी को सभी जगह पे देव ऋषि के नाम से सम्मान दिया ही जाता है। तो हम क्या कह सकते हैं कि जो व्यक्ति तिलक लगाता है उसको सभी जगह सम्मान मिलता है। और सभी जगह का मतलब क्या है, 14 भुवनों में उसको सम्मान मिलता है। इसलिए हमने क्या किया है, इसलिए हमने यहाँ पे 14 वर्ण जो है वो यहाँ पे स्वीकार कर लिए हैं। अब आपको ट्रिक तो याद हो ही गई। अब आपको ये याद रखना है वसंत तिलका के एक चरण में 14 वर्ण होते हैं, और टोटल कितने होते हैं, तो आपको डायरेक्टली जो है वो मल्टीप्लाई कर लेना है 4 से। चलो, और भी यदि भी आगे का नहीं पूछा जाएगा, पूछा जाएगा तो ये पूछा जाएगा 9 नंबर।
9 नंबर पे हम याद करेंगे मालिनी। क्या याद करेंगे? मालिनी। अब देखो मालिनी का मतलब है मालन, जो पुष्प बेचती है, जो माली होता है, जो देखभाल रखता है पेड़ों की, उसे माली कहते हैं। तो मालन की माला कितने रुपए की? तो पहले तो 10 की आती थी भाई, लेकिन आजकल जीएसटी वगैरह लगने लग गए तो कितने की हो गई? 15 रुपए की। तो आपको ये याद रखना है, मालन की माला कितने रुपए की? 15 रुपए की। तो मालिनी छंद में वर्ण कितने हो गए? 15। कितने वर्ण हो गए? 15। ठीक इसी प्रकार से 10वें नंबर पे आप अगर हम बात करें तो 10वें नंबर पे आपका कौन सा छंद आएगा? तो 10वें नंबर पे हम कोई भी छंद रख सकते हैं। जैसे मान लो हम एक छंद रखते हैं मंदा कांता, मंदा क्रांता। और एक हम 11वें नंबर पे शब्द जो है वो रखते हैं शिखरणी, शिखरिणी। अब मंदा कांता और शिखरणी। तो आप ये देखो, मंद मंद मुस्कुराना, आप ये ध्यान रखना, आपके जीवन में अगर कोई आपके ऊपर मंद मंद मुस्कुरा रहा है तो मतलब उसको हमारी कोई ना कोई कमी का पता लग गया है। तो मंद मंद मुस्कुराने से जीवन में हो जाता है खतरा। और मंदा कांता में वर्ण होते हैं 17। कितने? 17। अब इस ट्रिक से भी आपको याद रह जाएगा। मंदा कांता में वर्ण कितने होते हैं? 17। शिखरणी, शिखा कहते हैं चोटी को। तो मान लो कोई व्यक्ति कितने ही अच्छे दोस्त हैं, लेकिन कोई किसी की चोटी को पकड़ के हिला दे तो उसको गुस्सा आएगा या नहीं आएगा? तो चोटी को पकड़ने से भी आ जाता है गुस्सा, और उससे भी हो जाता है मित्रता में खतरा। और इसमें भी वर्ण कितने होते हैं? 17। ये आप याद रख लोगे। तो 17 वर्ण, 17 वर्ण। अब ये ट्रिक जो मैं बता रहा हूँ ये तो आपको दिमाग में रखना है, मैटर आपको ये याद रखना है, ठीक है? ऐसे मत कर देना मंदा कांता का मतलब मंद मंद मुस्कुराना, यही इसके वर्ण है। आपको 17 बताना है। तो याद करने की दृष्टि से मैंने ये जो ट्रिक बताई है ये आपको याद रखनी है। 12 नंबर पर हम बात करें तो एक छंद आता है जिसको कहते हैं शार्दूल। शार्दूल विक्रीडितम। शार्दूल विक्रीडितम में वर्ण कितने होते हैं? 19। कितने होते हैं? 19। अभी आप कैसे याद रखोगे? ऐसे याद रखो, जैसे मान लो आप कभी कोई डॉगी वगैरह अगर खरीदने गए हो, अपन देखते हैं कि कोई स्वान, डॉगी, कुत्ता अगर कोई लाते हैं तो उसके नाखूनों को काउंट करके लाते हैं। जैसे आपने देखा होगा जिसके 19 नाखून होते हैं वो सबसे ज्यादा खतरनाक होता है। तो ऐसे ही शार्दूल का मतलब व्याघ्र। तो आपको ऐसे देखना है कि ऐसा व्याघ्र जिसके 19 नाखून है वो सबसे ज्यादा खतरनाक होता है। तो शार्दूल के साथ में आपको संबंध स्थापित करना है किसका? 19 की संख्या का। और 13 नंबर पे हम कह सकते हैं श्रग धरा। श्रग धरा मतलब इस धरा पर, इस पृथ्वी पर अगर कोई नेकी करता है, पुण्य करता है, तो उसके कोई भी काम 19 नहीं होते हैं, उसके सारे काम क्या होते हैं? 21 होते हैं। तो आपको याद रख लेना 21 वर्ण। तो इन ट्रिकों के माध्यम से आप इन वर्णों को जरूर याद करें। ये वर्ण अगर आपको याद हो गए तो आपको आगे का मैटर अगर आपने पढ़ा भी नहीं है और परीक्षा में अगर मान लो केवल एक चीज पूछी जाए, डीप प्रश्न यहाँ से नहीं पूछा जाए और केवल मान लो कोई श्लोक दे दिया जाए, ठीक है, और ये पूछा जाए कि बताइए भाई साहब इसके अंदर छंद कौन सा है, और 4 ऑप्शन है नीचे, तो आपको क्या करना है? उनके वर्ण काउंट कर लेने हैं, वर्ण कितने हैं। अब मान लो वर्ण आ गए एक चरण में 21, तो आपको बिना सोचे समझे क्या बता देना है? श्रग धरा, क्योंकि 21 में एक ही होता है। मान लो उस एक चरण में आपके छंद आ गए, वर्ण आ गए 19, तो आपको क्या बता देना है? शार्दूल विक्रीडितम। बिना पढ़े ही आपका काम हो जाएगा। मान लो इसमें 17 आ गए, अब 17 आ गए तो 2 हो सकते हैं, तो ऑप्शन तो 4 होते हैं ना, तो 4 में से 2 को तो आप वैसे ही काट दोगे। अब बचे 2, अब 2 में से कौन सा होगा? तो आपको मैं आगे जाके बताऊंगा कि जहां पे 17 भी हूं और 17 में पहला वर्ण क्या हूं? बड़ा एस। 17 हूं और 17 में पहला वर्ण एस प्राप्त हो तब तो मंदा कांता, और पहले अब 17 हो, 17 में पहला वर्ण लघु प्राप्त हो तो शिखरणी। ये लोग आपका दोनों का इनका भी काम हो गया। मतलब 17 में 2 वर्ण होते हैं, 2 छंद होते हैं। अगर 17 वर्ण भी प्राप्त हैं तो पहला वर्ण चेक करो। अगर पहला वर्ण मान लो आपको एस मिल रहा है तब तो मंदा कांता छंद है, और पहला वर्ण आपको लघु मिल रहा है तो यहाँ पे छंद कौन सा हो जाएगा? आपका शिखरणी। अब मान लो 15, तो 15 में तो एक ही होता है, तो आपको ये चेक भी नहीं कर रहा, संख्याओं से पता लग जाएगा 15।
में मालिनी होता है। 14 मिल जाए मान लो एक चरण में तो आपको वसंत तिलका बता देना है, ठीक है। ऐसे मान लो 12 मिल जाए, अब 12 मिल गए तो 12 में 3 होते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन में जो चौथा ऑप्शन है, एक को तो आप काट ही दोगे क्योंकि आपको पता है 12 में तो 3 ही होते हैं। अब 12 में 3 होते हैं तो 3 तो ये है, 3 में कौन कौन सा होगा। तो अब यहाँ पे आपको ये याद रखना, भुजंग प्रयातम चतुर्भिर यकारई, मतलब जहां पे यशोदा 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 4 बार बैठी हो, मतलब यगण 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 4 बार बैठा हो तो कौन सा होगा, भुजंग प्रयातम। फिर दूसरा है द्रुत विलंबित माह नभौ भरौ, मतलब पहला कौन सा होगा, नगण। तो जहां पे पहले वाले 3 को चेक कर लेना है आपको। पहले वाले 3 में मान लो आई एस एस मिल रहा है तो भुजंग प्रयातम। अगर मान लो आई आई मिल रहा है और फिर 12 आ रहे हैं तो द्रुत विलंबित, और तीसरा याद ही नहीं करना, ये भी नहीं है ये भी नहीं है और 12 वर्ण आ रहे हैं तो डायरेक्ट कौन सा हो जाएगा, ये आपका वंशस्थ। और वैसे अगर याद करना चाहो तो इसका आप याद कर सकते हो एस आई एस, मतलब आई एस आई जगण। तो जहां पे पहला वर्ण यगण मिल जाए वो होता है भुजंग प्रयातम। जहां पे पहले 3 वर्णों को देखा जाए और उनमें नगण मिल जाए तो यगण के साथ में 12 भुजंग प्रयातम, नगण के साथ में 12 द्रुत विलंबित, और जगण जगदीश जी की आरती। तो जगण अगर पहला मिल जाए तो वंशज, तो 12 मिल जाए तो भी आप केवल इस क्लास के माध्यम से आप पूरा का पूरा छंदों का जो है वो क्लास को आप ठीक कर सकते हो। आगे मैं आपको डीप भी पढ़ाऊंगा लेकिन फिर भी आपको ये चीजें आपको याद रखनी है। अब जैसे मान लो 11 वर्ण मिल जाए आपको ऑप्शन में, इमेजिन दैट आपको 11 वर्ण मिल जाए, किसी में कोई छंद पूछा जाए और श्लोक दे दिया जाए, ऐसे पूछे कि इसमें बताओ कौन सा छंद है, तो आपको वर्णों को काउंट करना है। अब मान लो वर्णों को आपने काउंट किया 11 आ गए, तो 11 में तो 3 होते हैं। अब 3 होते हैं तो ऑप्शन तो 4 है ना, तो एक को तो काट दोगे। अब 3 में से कौन सा होगा, तो आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि अगर 11 है तो आपको हमेशा ये ध्यान रखना है कि 11 है तो आपको जो चारों चरण हैं, ये नोट आउट करने वाली बात है कि इंद्र वज्रा, उपेंद्र वज्रा और उपजाति में आपको क्या करना है, चारों चरणों को चेक करें, चारों चरणों को चेक करना है, एक को चेक नहीं करना है, चारों चरणों को चेक करना है। क्यों करना है, क्योंकि देखो इंद्र वज्रा में क्या होता है, मान लो सभी जगह शुरू में एस एस मिल रहा है, सभी जगह क्या मिल रहा है, एस, प्रारंभ में क्या मिल रहा है, एस, तो इंद्र वज्रा। 11 है, शुरू में एस मिल रहा है, इंद्र वज्रा। और 11 है और सभी में आई आई मिल रहा है, लघु लघु मिल रहा है पहला वर्ण, तब उपेंद्र वज्रा। लेकिन अगर ऐसे मिल जाए कि 2 में तो आई मिल रहा है और 2 में एस मिल रहा है, या 3 में एस मिल रहा है या 3 में आई मिल रहा है, मतलब मिश्रित रूप मिल रहा है, ये भी मिल रहा है ये भी मिल रहा है, मिश्रित मिल रहा है, तो उपजाति हो जाएगा। तो आपको ये याद रखना है कि आपको जब भी कोई श्लोक मिलेगा इंद्र वज्रा उपेंद्र वज्रा इत्यादि का, तो ऐसे मिलेगा। तो अब यहाँ पे ध्यान रखना है, पहले वाले में सभी जगह आपको एस 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 मिल रहा है, तब तो आपको इंद्र वज्रा बताना है। सभी जगह आई 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 मिल रहा है तो आपको उपेंद्र वज्रा बताना है। और मान लो 3 में आई मिलकर के 1 में एस मिल रहा है, या 3 में एस मिलकर के 1 में आई मिल रहा है, या 2 में एस मिल रहा है 2 में आई मिल रहा है, मतलब मिश्रित रूप मिल रहा है। यहाँ देखो 2 में कोई मिश्रण नहीं है, बिल्कुल आई आई या फिर एस एस एस, तो यहाँ तो आपको कंफर्म ये बता देना है। लेकिन मिश्रित अगर मामला मिल रहा है तो उपजाति बता देना है। तो उपेंद्र वज्रा इंद्र वज्रा उपजाति 11 वाले प्रसंग में आपको 3 याद रखना है। और 8, जहां आपको 8 वर्ण मिल जाए तो वहां आपको पता ही है 8 वर्णों में तो अनुष्टुप होता है। और आपको ये भी ध्यान है कि वर्ण काउंट कैसे करने हैं। कोई भी वर्ण है, जैसे मान लो मैंने लिखा धर्मस्य, तो चिन्ह कहाँ कहाँ लगेंगे उनको काउंट करना है। जैसे 1 2 3, इसके नीचे चिन्ह नहीं लगेगा, तो धर्मस्य में 3 चिन्ह लगेंगे। तो ऐसे मान लो कि एक कोई लाइन है उसमें ऐसे चेक करना है चिन्ह कहाँ कहाँ लग सकते हैं, और फिर उनको काउंट करो 1 2 3, ऐसे 11 काउंट आपको करने हैं। तो काउंटिंग के माध्यम से भी आप पूरा का पूरा छंद का निर्धारण आप कर सकते हो, कहीं कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। तो एक बार जैसे मान लो हम जो है ऊपर चलते हैं। अब आप मेरे को बताओ, छंदों में वर्णिक छंद हैं, जैसे अनुष्टुप में कितने वर्ण होते हैं, 8, इंद्र वज्रा उपेंद्र वज्रा उपजाति में 11, द्रुत विलंबित भुजंग प्रयातम वंशस्थ में 12, वसंत तिलका में
14, मालिनी में 15, मंदाकांता शिखरणी में 17, शार्दुल विक्रीडितम में 19, सरग्रा में 21। जो ट्रिकें बताई हैं उन ट्रिकों के माध्यम से आपको ध्यान रखना है। और ट्रिक मैंने आपको क्या बताई है, इंद्रभद्रा उपेंद्रभद्रा उपजाति में भगवान का नाम आ रहा है इसलिए 11 रुपए दक्षिणा। भुजंग प्रयातम यानी सांप ने 12 बजे काटा तो 12 बजे ही लेके भग गए, 12 बजे ही हमें विचार आया कि वंश को बचा लेना है। तो तीनों में भुजंग प्रयातम, द्रुत विलंबित, वंशस्थ में 12, मंद मंद मुस्कुराना मतलब खतरा और चोटी को पकड़ने से भी हो जाता है खतरा, तो मंदाकांता, और दूसरा आपका कौन सा हो गया, शिखरणी में 17 वर्ण होते हैं। इसी प्रकार से शार्दुल विक्रीडितम में कितने होते हैं, 19, सरगधरा में कितने होते हैं, 21, इस धरा पे जो अच्छा कार्य करता है उसका 21। तो ऐसे आपको ये ट्रिकों से आपको ये याद रखना है। इसी के साथ में इस क्लास को यहीं संपन्न करता हूँ और आगे जो है हम मिलेंगे टॉपिक के साथ में। अगर ये क्लास याद रखना, ये क्लास सबसे मोस्ट क्लास है, जैसे लघु गुरु की क्लास मोस्ट है, एक ये वाली क्लास मोस्ट है। इन दोनों क्लासों को अगर आपने देख लिया तो आपके 90% आपके छंदों के प्रश्न सही होने के चांसेस तो इसी से बन जाएगा, ठीक है। और आपको आगे जो है वो आपको अगर पूरा पढ़ना है तो आपको आगे की जो क्लासें हैं वो भी आपको देखनी है। और आपके उज्जवल भविष्य की कामना के साथ में इसी क्लास को मैं यही संपन्न करता हूँ। मिलते हैं अगली क्लास में। जय तो संस्कृतम, जय तो भारतम।